नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। कई बार इसमें से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक केमिस्ट्री का ये पोर्शन है, जनरल साइंस का ये हिस्सा है। 10th तक की जो जनरल साइंस है इसमें हमें इसके बारे में बताया भी जाता है, क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, तो आपको इसको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन कुछ छोटे टॉपिक की बात करें। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर परमाणु, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा था परमाणु, जिसको अपन बोलते हैं एटम। तो देखो शुरू यहीं से करें, परमाणु क्या है। देखो परमाणु को, ये परमाणु नाम जो है ये डाल्टन ने दिया था, ठीक है। ये परमाणु नाम किसने दिया था? डाल्टन ने। बात समझ रहे? उसने कहा कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो परमाणु है। मैं बोल देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। बात समझ रहे? बेसिकली शुरुआत के अंदर क्या था कि ये बात हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक विषय रहा कि भाई कोई भी पदार्थ जो है ये बना हुआ किसका है, ठीक है। तो ये बात हमेशा सामने आती थी कि आप किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं तो वो बहुत ही बारीक बारीक कणों के अंदर बंटता जाता है, ठीक है। फाइनली आके डाल्टन ने इसको सही से परिभाषित किया। उसने कहा कि ऐसा किसी पदार्थ का ऐसा सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम परमाणु बोलेंगे। द पार्टिकल which cannot be disintegrated further is known as atom। बात समझ रहे? उसने बस इतनी सी बात कही। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम जब आगे और इवॉल्व हुए, वैज्ञानिकों ने और खोज करी, तो हमें पता चला कि कोई भी परमाणु जो है वो अपने आप में होल एंड सोल नहीं है। किसी भी परमाणु के कम से कम 3 मूलभूत कण होते हैं। तो फिर आगे बात हुई, प्रत्येक परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रत्येक परमाणु के पास 3 मूलभूत कण है। मूलभूत कणों का मतलब है, देखिए, कि ये अपने आप में होल एंड सोल है, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। जो कुछ भी बनेगा वो इनसे मिलकर बनेगा। यानी कि नो डाउट किसी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट एटम होगा, पर उस एटम के अंदर में भी आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, जिसे हम परमाणु के क्या कहते हैं? मूलभूत कण कहते हैं। और ये परमाणु के जो 3 मूलभूत कण मैंने कहे आपसे, इसके बारे में मैं लिख देता हूं। ये 3 मूलभूत कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इनकी जो खोज हुई वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले विद्युत के बारे में पढ़ाया था, है ना, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी, चार्ज की बात करी थी, आवेश की बात करी थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हर पदार्थ के अंदर कुछ ऐसे कण होते हैं जिनके ऊपर या तो धनात्मक आवेश होता है या ऋणात्मक आवेश होता है। ऐसे कुछ पार्टिकल हैं जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ये बात हमें बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, क्योंकि जब इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट होने लगे, जैसे मैंने आपको वो अंबर की रॉड वाला एक एग्जाम्पल बताया था। अंबर एक मटेरियल होता है, उसको आप फर के कपड़े पे घसेंगे तो उसके अंदर अपने आप जो है चार्ज आ जाता है। उसके बाद वो कई सारी छोटी छोटी चीजें जैसे कागज वगैरह है, ये बाल, सूखे बाल वगैरह है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो पता चला कि यार हाँ, ये बात सही है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जरूर होना चाहिए। बात समझ रहे? फिर धीरे धीरे जब हम और इवॉल्व हुए तो पता चला एक पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा हमारे पास एक और पार्टिकल ऐसा है जो क्या है, जिसके ऊपर 0 चार्ज है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन है, वो भी परमाणु के अंदर रहता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी कि ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है इनकी खोज किस किसने की थी। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन ही पता चला था, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? अगर अपन कह दें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है, तो आप हमेशा कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है।
फिर दूसरा जो अपने पास फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज देखिए, इसमें देखिए आपको कई सारी किताबों में अलग अलग चीज मिलेगी, बट मैं आपको सही चीज बताऊं तो आप हमेशा इसमें रदरफोर्ड बोलो। क्या बोलो? रदरफोर्ड, अर्नेस्टो रदरफोर्ड। हालांकि इसमें एक जना अपन को और मिलेगा, गोल्डस्टीन। देखो ये बात ठीक है कि गोल्डस्टीन ने जो है इस बात को कहा था कि किसी एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बात समझ रहे, पर वो पॉजिटिव चार्ज वहां पर मौजूद है, इस बात का प्रमाण जो दिया था, इस बारे में जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो जिसने दिया था वो रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने अपनी एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, सिल्वर क्या स्वर्ण पन्नी का प्रयोग बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि किसी भी परमाणु के बिल्कुल केंद्र के अंदर एक नाभिक है और उस नाभिक के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये बात रदरफोर्ड ने सिद्ध करी थी। इसी वजह से हम प्रोटॉन का खोज और इसके नामकरण का श्रेय किसको देते हैं? रदरफोर्ड को देते हैं। और इसके अनुसार प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश है? प्रोटॉन के ऊपर धनावेश है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ रहे? अंत के अंदर जो खोजा गया था वो खोजा गया था न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, है ना। और ये बताया कि न्यूट्रॉन निरावेशित है या फिर इसके ऊपर जीरो चार्ज है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? जीरो चार्ज है। आप इसे न्यूट्रल भी कह सकते हैं कि यहां पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बात समझ रहे? तो कम से कम आपको किसी भी आप एग्जाम को देने जाते हैं, आपको ये तीन नाम तो याद होने ही चाहिए। ये कई बार पूछे हुए यार, ये मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम का एक हॉट क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, या प्रोटॉन की किसने करी, या न्यूट्रॉन की किसने करी। तो आप नाम याद रखेंगे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्डस्टीन वह व्यक्ति था जिसने इस बात को बताया कि किसी परमाणु के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, परंतु उस बात की पुष्टि, उस बात के लिए एक पर्टिकुलर प्रयोग करना, ये सारी बात किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। तो प्रोटॉन को खोजने में और उसके सिद्धांत डेवलप करने में गोल्डस्टीन से कई बड़ा योगदान किसका है? रदरफोर्ड का है। बात समझ रहे हैं? तो जरूर जरूर इस चीज को दिमाग में याद रखना। नहीं कई लड़के आ जाते हैं साहब वो फला किताब के अंदर, जैसे लूसेंट के अंदर साहब गोल्डस्टीन लिखा हुआ, या हमारे उसको किसी ने ये बताया। ठीक है यार, बताओ आप 10th की सीबीएसई या आरबीएसई किताब उठाओ, सीबीएसई की किताब उठा के देखना आप, आपको उसमें रदरफोर्ड जरूर मिलेगा, प्रोटॉन का खोज करता, और आपको वहां पर गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट भी जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करें, जब इनकी खोज हो गई तो हम बात करते हैं कि परमाणु संरचना क्या है। परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा जो किसी भी जगह पर आपका कोई एटम जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो पहले स्ट्रक्चर के बारे में कई सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे मैं आपको बताता हूं, शुरुआत के अंदर एक सिद्धांत दिया, प्लम पुडिंग सिद्धांत। हालांकि अपन को सिद्धांत के बारे में सवाल तो कभी नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक बार ये स्ट्रक्चर डेवलप कैसे हुआ, आज जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एटम में कहाँ रहते हैं, ये बात कैसे साबित हुई, इनके ऊपर अपन को थोड़ी बात करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले एक सिद्धांत आया जिसका नाम था प्लम पुडिंग सिद्धांत। ठीक है, प्लम पुडिंग सिद्धांत ये कहता था कि जैसे कि एक्चुअली क्या होता है, ये पुडिंग जो है केक होता है ना। अपने यहाँ पे पुडिंग वगैरह तो प्रचलित नहीं है, विदेशों के अंदर, यूरोप के अंदर पुडिंग बहुत फेमस है। उसके अंदर क्या है, आपने चेरी देखी होगी ना, उस चेरी का जो केक आता है, पुडिंग आती है, कई सारी अपने यहाँ पे वो पैनकेक्स मिलते हैं, वो वैसा होता है कि जैसे आपके पास कोई इस प्रकार से केक है, इनके ऊपर जो ये इस प्रकार से चेरी बनी हुई होती है। तो उन्होंने कहा कि साहब इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो किसी भी पदार्थ के अंदर बिखरे हुए रहते हैं, किसी भी एटम के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये जो पूरा की पूरा पुडिंग है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, और इनके ऊपर ये जो ऐसे ये छोटे छोटे जो ये चेरी हैं, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको प्लम पुडिंग का सिद्धांत बोला गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अपना एक तरबूज आता है, तरबूज के अंदर बहुत सारे बीज इधर उधर बिखरे होते हैं, कि साहब ये पूरा की पूरा जो तरबूज है ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच में जो ये बीज है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बात समझ रहे? पहले ऐसा माना जाता था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास माइक्रोस्कोप भी आया, है ना, तो हमने इन चीजों को और इवॉल्व किया। खास करके रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, मैं उसको जरूर आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया हो। रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग, इसको थोड़ा समझ लीजिए।
रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। देखो गोल्ड फॉइल का मतलब होता है वर्क। मैंने आपको कल जब ठोस पढ़ाए थे उनकी विशेषताएं बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक ठोस को आप ठोक ठोक के आप उसके वर्क बना सकते हैं, पतले पेपर बना सकते हैं। आपने मिठाइयों के ऊपर ये चांदी के और सोने के वर्क लगे हुए देखे होंगे, इसी को पन्नी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक स्वर्ण पन्नी के ऊपर, ठीक है, उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों की बौछार की, ठीक है। उसके पास इस प्रकार के कैथोड रे ट्यूब थे जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। उसने पूरा एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से किया। इसके पीछे इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता था? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई चार्ज आके टकराता है ना, तो उसके ऊपर क्या है, ऐसे स्पॉट बन जाते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट अब तो हम इस्तेमाल नहीं करते, पहले जब ये नेगेटिव से फोटो डेवलप करते थे ना, पॉजिटिव उसको पानी में सिल्वर के सॉल्यूशन के अंदर धोया करते थे, फिर उसको सुखाया करते थे, है ना। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ही जो है ये फोटो डेवलप होती थी नेगेटिव से पॉजिटिव के रूप में। तो एक फोटोग्राफिक प्लेट उसने ऐसे पीछे लगा दी, बीच के अंदर उसने ये गोल्ड फॉइल रख दी, है ना, और उसने एक ऐसा सिस्टम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक गन से निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सीधा जाके इस गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसने अपने फाइनल रिजल्ट दिए। उसने कहा कि देखिए, मैंने अगर एट ए टाइम 10,000 इलेक्ट्रॉन की बौछार की तो पहला चीज उसने बोला 9,990 इलेक्ट्रॉन जो थे वो सीधा निकल गए, बात समझ रहे? उसने कहा कि 9,990 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे 10,000 में से वो सीधे निकल गए, यानी कि वो सारे सीधे जाके पीछे टकराए। बिल्कुल बाकायदा पता चल रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन सारे सीधे जाके निकल गए। बात समझ रहे? इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो डेविएट हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो डेविएट हो गए, यानी कि आए तो सीधे थे परंतु इस तरह से टेढ़े चले गए, ऐसे यूं चले गए, टकराए और टेढ़े चले गए। और उसने कहा कि इन 10,000 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस टकरा कर लौटा। क्या हुआ? वापस टकरा कर लौटा, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो ऐसे सीधा गया, यहां से टकराया और वापस बैक आ गया एकदम 180 डिग्री पे। बात समझ रहे? 180 डिग्री ये होता है ना, 0 और ये 180, ऐसे टकरा के मैं वापस आ जाऊं तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? 180 डिग्री का हो गया। इसके बाद उसने अपना एक परमाणु मॉडल दिया। उस परमाणु मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने कहा कि देखिए, किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो हॉलो है, यानी कि खाली है। उसने कहा किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली है, हॉलो है। बात समझ रहे? फिर उसने कहा कि इस परमाणु के बीचों बीच में एक ऐसा सेंटर है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उसने इस परमाणु के केंद्र को नाम दिया नाभिक। क्या कहा? नाभिक, या फिर अपन इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसने कहा कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। इसी परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच में एक सेंटर है जिस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें क्या है? वो उसको क्या बोला उसने? नाभिक बोला। फिर बोला कि इस नाभिक के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काट रहे हैं। उसने चक्कर काट रहे हैं क्यों बोला? वो स्टडी भी तो बोल सकता था ना, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट होता था और ये डेविएट होकर इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो हर बार जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अलग अलग इमेज बनती थी। तो उसको पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्थिर नहीं है ना। और उसको कैसे पता कि सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज था और बाकी जगह जो है नेगेटिव चार्ज था? तो बेसिकली क्या हुआ कि जब उसने माफ कीजिएगा, एक छोटी सी बात हो गई यहाँ पे, उसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नहीं प्रोटॉन की बौछार की थी, जिससे क्या हुआ? प्रोटॉन जो है वो जब बीच में भी पॉजिटिव चार्ज था तो उससे टकरा कर वो वापस आ गया, रिपेल हो गया। बात समझ रहे? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वहीं पे वो चिपक जाता, पर प्रोटॉन क्या था, जब इनसे टकराया तो वो रिपेल हो गया। बात समझ रहे? वापस से 180 डिग्री पर वो पीछे आके गिर गया। तो ये बात पता चली उसको कि साहब, जब बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो कोई चीज टकरा के वापस आएगी,
और फाइनल बात उसने ये बोली कि सर ये जो बाकी सारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है जिससे कभी कभी हमारे इस प्रोटॉन की टक्कर हुई, इसी वजह से वो जो क्या हुआ वो डेविएट हो गया। तो फाइनली उसने ये बात बोली कि किसी भी परमाणु का सबसे बिचला भाग जो है, बीच का भाग जो है, वहां पर हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो लगातार इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते। बात समझ रहे? एक बात और उसने बोली कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो कहां पे रहता है? उस परमाणु के नाभिक में रहता है। किसी भी परमाणु का जो टोटल मास है, इट विल बी लोकेटेड जस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी परमाणु का पूरा के पूरा जो मास होता है वो सब कहां होगा? इसके सेंटर में होगा। उसने एक लाइन और बोली, उसने कहा कि देखो ये नाभिक जो है ना ये बहुत छोटा है। मान लीजिए कि एक पूरा फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल का मैदान है, और उस फुटबॉल के मैदान के बीच में एक मक्खी बैठी है। बात समझ रहे? तो यही आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पूरा फुटबॉल का मैदान जो है एक एटम है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहेंगे, और इस मैदान के बीचों बीच में जो ये मक्खी बैठी है ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कुछ आगे बढ़े तो इसका ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक था, पर वो एक चीज को जो है जस्टिफाई नहीं कर पाया। एक चीज का रदरफोर्ड जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। रदरफोर्ड से बोला गया कि चलिए मान लिया आपके यहाँ बीच में पॉजिटिव चार्ज है और आप कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच के उसको वो वहां पर लेके आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो वो घूमते घूमते सेंटर तक क्यों नहीं आ जाते, या फिर घूमते घूमते सेंटर से दूर क्यों नहीं चले जाते? इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो रदरफोर्ड नहीं दे पाए। तो फिर रदरफोर्ड ने जहां पे छोड़ा था वहां से इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कहा देखो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है, रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसने बोला कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है, बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सब कुछ ठीक है। और जो आपने बात पूछी कि साहब ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता क्यों नहीं है, तो साहब इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन है अभिकेंद्रीय बल। इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन क्या है? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। कि जिस प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण फोर्स में बंधे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हुए हैं, चंद्रमा पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है, एक फिक्स ऑर्बिट है उसके अंदर वो रोटेट कर देता है, ना तो वो बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर आके गिर जाता है, ना उस ऑर्बिट से बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि एट दैट मोमेंट पृथ्वी उसको लगातार अपनी तरफ खींच रही है। इस वजह से उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही उसके अंदर ये रोटेशन मोशन चल रहा है, जो कि अनंत काल तक चलता रहेगा। उसने कहा एग्जैक्टली यहां पर भी क्या होता है कि जब सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, तो जो मैंने आपको बताया भी था, अपोजिट आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो हमेशा ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, केंद्र की तरफ बल लगेगा। नेगेटिव भी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक कक्षा ऐसी आएगी जब दोनों बल एक दूसरे को मैनेज कर लेंगे या बैलेंस कर लेंगे, और वहीं पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है लगातार एक निश्चित कक्षा के अंदर घूमना शुरू कर देगा, और तब तक घूमता रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल आके इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। एनी टाइम ये इसी के साथ घूमता रहेगा। तो नील्स बोर ने जो अपने पोस्टुलेट दिए थे, इसे बोर्स पोस्टुलेट कहा जाता है, उन्होंने रदरफोर्ड के जो इस मॉडल को है मान्यता दे दी। बात समझ रहे हैं? आज की तारीख में हम जो एटम का मॉडल मानते हैं वो जो अभी मैंने सारी चीजें बताई उसी के आधार पर है। तो अब आधुनिक मान्यताओं के आधार पर आप देख लीजिए, किसी भी परमाणु का सबसे सेंटर जो है उसको अपन बोलते हैं नाभिक। सेंटर में रहता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ रहता है न्यूट्रॉन। इस नाभिक के चारों तरफ जो है बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, कक्षा होती है, जिनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जिनमें क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप इस बात को समझिए कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है।
कभी आपसे पूछ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों नहीं गिरता है प्रोटॉन के ऊपर ही, या बाहर क्यों नहीं चला जाता है, तो आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण ये लगातार चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, एक शब्द को थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए नाभिक में रहते कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक सिंगल शब्द है, वो सिंगल शब्द है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, क्या, न्यूक्लियॉन्स। कभी आपसे पूछ लें कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, बात समझ रहे, नाभिक कण क्या होते हैं, हिंदी में कहेंगे तो नाभिक कण होगा, नाभिक कण क्या होते हैं, उसमें ऑप्शन होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, भाई इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, नाभिक में रहने वाला, तो नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। बात समझ रहे, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो कहां है, उस परमाणु के नाभिक में। यही बात तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी। तो आप सीधा सीधा याद रखें कि द होल मास ऑफ एन एटम इज सेंट्रलाइज्ड ऑन न्यूक्लियस। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर, नाभिक पर केंद्रित रहता है। बाकी कोई मतलब नहीं है, बाकी सिर्फ ऊर्जा कक्ष है, एनर्जी ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बट वास्तव में मास किसके पास है, जिसकी वजह से इसकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से कोई भी एटम का अस्तित्व है, परमाणु का अस्तित्व किसके कारण है, इस नाभिक के कारण है। और नाभिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है, प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर ही चार्ज है। न्यूट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है बट प्रोटॉन के ऊपर क्योंकि चार्ज है, इसलिए इसने संपूर्ण द्रव्यमान को अपने केंद्र के अंदर रख के रखा है। याद रह जाएगा। चलो अब देखो, जब बात आई गई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह की, तो देखिए अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब चीजें कैसे की जाएंगी। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए पहले अपन को 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे एक करना पड़ेगा अपन को परमाणु क्रमांक, और एक अपन को करना पड़ेगा द्रव्यमान संख्या। तब समझ में आएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का यूज क्या है। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एक चीज लिख रहा हूं मैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जनरली अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से। किससे, ए से, ठीक है, कहीं कहीं पे जेड से भी करते हैं, अपन ए लिखते हैं एटॉमिक नंबर ताकि सही हो जाए। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। बात समझे, जैसे देखो मान लो अपने पास कोई एक एटम है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, कितना, एक और है अपने पास, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, एक और ले लिया मैंने, उसके अंदर 3 प्रोटॉन है। बात समझ रहे, तो जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1, तो आप कहोगे कि इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। कहीं पर जैसे आपने कहा कि साहब इसमें 2 प्रोटॉन है, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 2। मैं कहता हूं साहब इसमें 3 प्रोटॉन है, तो आप कहोगे ठीक है सर, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3। यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ओनली प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूं, जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही इसका क्या है, वही इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक। क्लियर। अब देखो एक चीज और सुनो, एक चीज और है मेरे पास, उसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान संख्या।
कहीं कहीं पे इसको परमाणु भार भी कहते हैं, पर द्रव्यमान संख्या बिल्कुल सही चीज है। मास नंबर क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को अपन लिखते हैं AXM से। मास नंबर को अपन किससे लिखते हैं? कैपिटल M से। याद रहिएगा। तो देखो मास नंबर क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग, की संख्या का कुल योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। बात समझे? अब भाई अभी मैंने आपको एक पीछे अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान मास कहां पे होता है? उसके नाभिक में होता है, सेंटर में होता है। और नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि देखो यार, इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, दोनों एक एक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? आप कह दोगे साहब 2 हो जाएगी। मैं कहता हूं देखो यार, इसमें एक प्रोटॉन है और इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो 2 + 2 आप क्या कहोगे? चलो ठीक है सर, इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 हो जाएगी। मैं कहता हूं देखो इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो आप कह दोगे ठीक है सर 3 और 4, इसकी द्रव्यमान संख्या 7 हो जाएगी। बात समझ रहे? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहलाता है। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, है ना, द्रव्यमान संख्या और मास नंबर। तो देखो आपको अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक पता है, तो परमाणु क्रमांक पता होते मैं कहूं कि साहब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाथों हाथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है सर, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। मैं कहता हूं कि यार देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या 17 होगी। मैं कहता हूं कि देखो यार, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 8 है, कि अच्छा ठीक है सर, इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 8 होंगी। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है। कैसे? मैं यहां लिखता हूं, अलग कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, इस बॉक्स में लिख देता हूं मैं अलग से, इसमें लिख देता हूं, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। क्या होगी? बराबर। बात समझे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, अरे भाई प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना। अब पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतना ही नेगेटिव चार्ज लगेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने अभी कहा साहब, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आप कहोगे अच्छा सर, इसमें प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। मैंने कहा चलो यार ऐसा करो कि आपके पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, क्या अच्छा सर, इसमें प्रोटॉन भी 20 है और इलेक्ट्रॉन भी 20 है। बात समझे? मैंने कहा यार कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है। तो आप कहेंगे अच्छा सर, इसका प्रोटॉन संख्या भी 6 है और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 6 है। तो मतलब आपको जब एटॉमिक नंबर पता होता है, तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है। डन। न्यूट्रॉन का पता करने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और मास नंबर अगर आपको पता होगा तो आप एटॉमिक नंबर का भी पता रखोगे। एटॉमिक नंबर का मतलब आपको प्रोटॉन पता है, मास नंबर के अंदर से द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, है ना। जनरली इतना ज्यादा कोई जाता नहीं है, सबका आपके 10th तक के एग्जाम के अंदर फोकस रहता है आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होने चाहिए। कर लोगे?
अब देखो एटॉमिक नंबर का इतना बड़ा यूज है कि इसी के ऊपर हमने बनाई है आवर्त सारणी, जिसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। देखो आवर्त सारणी जो है ये दो तरीके से बनाई गई थी। अभी मैंने आपको एक बताया परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक, है ना, और एक अभी मैंने आपको बताया द्रव्यमान संख्या। देखो द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार भी कहा जाता है। आप द्रव्यमान संख्या बोल दीजिए, परमाणु भार बोल दीजिए, यानी कि एटॉमिक वेट बोल दीजिए, एक ही बात, एटॉमिक वेट एक ही बात है। ये तीनों चीजें जो है ना एक ही चीज को दिखाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया परमाणु क्रमांक क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या क्या थी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब आवर्त सारणी क्या है, बेसिकली आपके पास जितनी भी अवेलेबल एलिमेंट्स है, जितने भी ऐसे तत्व हैं जिनके पास में एक ही जैसे परमाणु है, उनको एक किसी टेबल के अंदर रखा जाए, जिनसे कुछ हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हो कि हाँ यार प्रकृति के अंदर सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है। बात समझ रहे? देखिए हर चीज जो है प्रकृति के अंदर उसका कोई ना कोई ओरिजिन है, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तो यही कारण वैज्ञानिक खोज रहे थे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आए जिनका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने कहा कि देखिए हमारे पास प्रकृति के अंदर जितने भी अभी तक हमको ज्ञात एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने बता दिया था आपको, तत्व है। तत्व क्या होता है? जिसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं, है ना। तो उसने कहा कि देखो अपने पास जितने भी तत्व है ना, अगर अपन उनको एक टेबल में रखेंगे, ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर उन जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सबका अपन एटॉमिक वेट देखें, और उस एटॉमिक वेट को मैं एक टेबल के अंदर अरेंज करूं, यानी सबसे कम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे ऐसे अगर आगे चलूं, तो मैं इसको एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर रख सकता हूं, है ना। तो मेंडलीफ ने क्या किया कि अपना पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी बनाने के लिए, अभी पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा एक टेबल है, एक सारणी है, जिसके अंदर हमें जितने भी ज्ञात एलिमेंट्स है, तत्व है, उनको सीरीज के अंदर जमाया गया है, उनको उसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो मेंडलीफ ने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन एटम्स को किसके अकॉर्डिंग रखा, किसके सापेक्ष रखा? उसने कहा मैं तो परमाणु भार को आधार बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जिस परमाणु का मेरे को परमाणु भार पता है उसके हिसाब से मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े के क्रम में मैं इसको जमा दूंगा, ठीक है। मेंडलीफ का यह प्रयास कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा, पर जैसे जैसे नए एलिमेंट्स की खोज हुई तो पता चला कि ऐसे कुछ एलिमेंट जिनके प्रोटॉन संख्या अपने पुराने वाले से प्रोटॉन संख्या से ज्यादा थे, उनका एटॉमिक नंबर जो है या एटॉमिक वेट जो है वो कम था। मतलब ऐसा हुआ कि हमेशा ये चीज सही नहीं हुई कि जो भी परमाणु क्रमांक जो एक के ऊपर है आवर्त सारणी में, इसका परमाणु भार जो है वो हमेशा इससे ज्यादा ही होगा या कम ही होगा। मतलब कभी कम हो रहा था, कभी ज्यादा हो रहा था, तो एक सीक्वेंस नहीं बैठा नहीं है। तो फिर क्या हुआ मेंडलीफ की, पर हालांकि मेंडलीफ का ये जो पूरा प्रयास था, कहीं कहीं जगहों पर ही जो है वो डिफीट खाता था। बाकी बिल्कुल सही चल रहा था, पर कई जगहों पे ऐसे कोई एलिमेंट आ जाते थे जिसकी वजह से सीरीज गड़बड़ हो जाती थी। बात समझ रहे? वो मैच ही नहीं होते थे कि यार अगर एटॉमिक संख्या के हिसाब से चले तो इनका नंबर कहीं ऊपर आना चाहिए था, पर परमाणु क्रमांक के हिसाब से चले तो इनका नंबर तो कहीं नीचे आ रहा है, मतलब बीच में गड़बड़ हो गई। तो फिर आगे चलकर 1913 के अंदर आए मोजले। कौन आए? मोजले ने क्या किया, उसने कहा कि यार अपन ये परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक वेट जो लेते हैं ये गलत है, आप इसको देखो ही मत, आप तो हमेशा एटॉमिक नंबर को देखो। और तब तक क्या हुआ था, रदरफोर्ड का ये प्रयोग हो चुका था, हमें एटम के न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, हमें पता चल चुका था कि सेंटर के अंदर प्रोटॉन रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो मोजले ने कहा कि भाई आप क्या करो कि पीरियोडिक टेबल जो बनाते हो ना, उसमें ये देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलते ही आपका एटम ही बदल जाएगा, भार कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, पर आप देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से टेबल जमाई गई तो बिल्कुल परफेक्ट आई, उसमें कोई खराबी नहीं आई, उसमें कोई गलती नहीं निकली। तो आज भी जो हम आधुनिक आवर्त सारणी जो लेते हैं वो किस आधार पर लेते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर लेते हैं। हमेशा हमेशा ध्यान रखना। मैं एक चीज बोल देता हूं आपको, देखिए अपने पास 2 आवर्त सारणियां चलती हैं,
एक चलती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, एक किसकी है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, और एक किसकी है, मोजले की आवर्त सारणी है। बात समझ रहे हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर, परमाणु भार, परमाणु भार या जिसको अपन ने पीछे क्या लिखा था, द्रव्यमान संख्या, उस पर आधारित है। जबकि मोजले की किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर। मोजले किसको प्राथमिकता देता है, एटॉमिक नंबर को, और मेंडलीफ किसको प्राथमिकता देता है, एटॉमिक वेट को। जरूर जरूर याद रखो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले आधुनिक काल में, वर्तमान में हम सबसे ज्यादा कौन सी आवर्त सारणी को मानते हैं, तो हम मोजले की आवर्त सारणी को मानते हैं। वापस देखो इस सवाल को बता देता हूं, अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी का जनक कौन है, पायोनियर कौन है, तब तो नाम आएगा मेंडलीफ का। पायोनियर तो ये व्यक्ति है, पर आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान में हम आवर्त सारणी का प्रयोग करते हैं, उसका जनक कौन है, मोजले। या फिर ये ऐसे भी बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो मोजले ने दी थी। फर्क समझ में आया आपको? एक जना क्या करता है, एटॉमिक वेट को लेता है, परमाणु भार को लेता है, एक जना क्या करता है, परमाणु क्रमांक को लेता है। परमाणु क्रमांक का मतलब सीधा एक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। परमाणु क्रमांक में क्या होता है, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या ली जाती है। जबकि परमाणु भार में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ली जाती है। यही तो बात हुई थी हमारी, याद रह जाएगा। तो देखो एक छोटी सी चीज में यहाँ पे एक और मेंशन कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसको अपन ने बोला एटॉमिक नंबर, जिसको अपन क्या लिखते हैं, ए। फिर मैंने आपको बताया द्रव्यमान संख्या, जिसको अपन ने लिखा मास नंबर, इसी को अपन बोलते हैं क्या, परमाणु भार। एक ही बात है, एटॉमिक वेट, मास नंबर बोलो, एटॉमिक वेट बोलो, एक ही बात, ठीक है। इसको अपन ने किससे लिखा, एम से। तो देखो अब क्या होता है कि हर जगह पर क्या होगा, जैसे कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, इनके नाम बड़े बड़े हैं, है ना। तो रासायनिक भाषा के अंदर, केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर इनको कैसे लिखते हैं, मान लो आपके पास कोई भी एटम है, उसका सिंबल है एक्स। हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट थे ना, जितने भी तत्व थे ना, सबको कुछ ना कुछ सिंबल दे दिए। जैसे हमने हाइड्रोजन को एच लिख दिया, हीलियम को एच लिख दिया, लिथियम को Li लिख दिया। इस तरीके से हमने खूब सारे सबको अलग अलग नाम दे दिए। मान लो कि ये एक्स किसी भी एलिमेंट का क्या है, उसका चिन्ह है। एक्स यहां पर क्या है, एक्स यहां पर है किसी तत्व का चिन्ह, सिंबल, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। तो मैं हमेशा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो लिखूंगा ना, हमेशा एटॉमिक नंबर लिखूंगा यहां पर, कहां, यहां पर। और मैं जो मास नंबर होगा उसको लिखूंगा यहां पर, कहां पर, यहां पर। यहां पर हमेशा मैं क्या लिखूंगा, परमाणु क्रमांक, और यहां पर मैं हमेशा क्या लिखूंगा, परमाणु भार। जैसे मैं कहता हूं कार्बन, क्या कहता हूं, कार्बन। चलो कि साहब कार्बन का जो चिन्ह है वो है C, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 12। इस तरीके से लिखेंगे। मैं कहता हूं चलो कि साहब जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक है 7 और उसका परमाणु भार है 14। मैं कहता हूं साहब ऑक्सीजन है कि साहब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 6 और उसका परमाणु भार है 16। सॉरी, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 और भार कितना है, 16। तो आप समझ रहे, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। सबके लिए हमने क्या किया है, हमने कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ जो है उसके लिए चिन्ह जरूर रखा है। इसी चिन्हों के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल बनी है। तो हम मोजले की आवर्त सारणी की बात करेंगे, और मोजले हमेशा किसको लेता है, एटॉमिक नंबर को लेता है। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 10वीं तक ही साइंस पढ़ी है तब तो आपको बहुत गैप आ गया होगा। अभी भी आपने साइंस पढ़ी है तो ये बेसिक कंसेप्ट कई लोग भूल जाते हैं। पर मैं आपसे यार ये चाहता हूं कि कम से कम आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व लिखे गए हैं, जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए।
तो मैं एक बार जो है अभी हमारे पास जो आवर्त सारणी है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे देखिए मैं एक तरफ लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसको अपन ने किससे लिखा था अभी, ए से, है ना। फिर मैं लिखूंगा तत्व, यानी कि हमारा एलिमेंट, और इस एलिमेंट का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है। ठीक है, देखो ये थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्या कि उधर भी आ जाएगा। परमाणु क्रमांक यानी कि ए एटॉमिक नंबर, फिर तत्व का नाम, ठीक है, और उस तत्व का सिंबल, चिन्ह क्या होगा। देखिए परमाणु क्रमांक शुरू करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझे। अब इनके चिन्ह ले लेते हैं अपन एक बार। देखिए हाइड्रोजन है H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। चलो आगे चले, आगे करते हैं भाई। चलिए अब देखिए अगेन मैं यहां से ले रहा हूं, 8 हो गया ना, 9 10 11 12 13 14 15, एक बार 15 तक करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 9 पे आता है फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। और क्या है, कैल्शियम। ठीक है, चलो इनका भी अपन क्या लिख लेते हैं, इनका भी अपन ऐसा चिन्ह लिख लेते हैं। सब फ्लोरीन के लिए लिखते हैं F, नियॉन के लिए लिखते हैं Ne, सोडियम के लिए लिखते हैं Na, मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं Mg, एल्यूमिनियम के लिए लिखते हैं Al, सिलिकॉन के लिए लिखते हैं Si, फॉस्फोरस के लिए लिखते हैं P, सल्फर के लिए लिखते हैं S, क्लोरीन के लिए लिखते हैं Cl, ऑर्गन के लिए लिखते हैं Ar, पोटेशियम के लिए लिखते हैं K, और कैल्शियम के लिए लिखते हैं Ca। याद रह जाएगा। तो कम से कम यार अपन को 20 तक याद होने चाहिए। अब देखो अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो आपको यह भी पता है कि यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि यार मुझे ये बताओ सिलिकॉन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो आप देखेंगे टेबल में कि यार सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। इसका मतलब सिलिकॉन में प्रोटॉन कितने हैं, 14 है। बात समझ रहे। मैं आपसे कहता हूं कि यार आप देखो कि गंधक यानी कि सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। इसका मतलब सल्फर के अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 16 होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी वहां पर 16 हो गए। ये यूज है किसका, आपके आवर्त सारणी का। तो कम से कम हर लड़के को 20 तक तो याद होने ही चाहिए। अब इसमें से भी देखो मैं आपका थोड़ा सा काम आसान कर देता हूं। देखो आपको परमाणु क्रमांक तो याद हो गया, पर द्रव्यमान संख्या का क्या, एटॉमिक वेट का क्या। अब देखो यार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सबका एटॉमिक वेट याद करो, पर मैं एटॉमिक वेट लिख रहा हूं कुछ कुछ का, वो जरूर याद कर लेना यार, काम आते हैं। मैं किन्हीं के द्रव्यमान संख्या परमाणु जो है भार वो लिख रहा हूं। और देखो परमाणु भार अपन कब हमेशा कहां लिखते थे, यहां ऊपर लिखते थे, तो मैं भी इनके ऊपर ही लिख रहा हूं
जैसे आप देखो हाइड्रोजन को देखो, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, द्रव्यमान संख्या भी है 1, 1H1, है ना। हीलियम को देखो आप, हीलियम होता है 2He4। ऐसे कैसे आप कार्बन को देखो, कार्बन होता है 6C12। आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन होता है 8O16, है ना। आप इधर आओ, सोडियम को देखो तो आप 11Na23, ठीक है। आप सिलिकॉन को देखो 14Si28। आप सल्फर को देखो 16S32। क्लोरीन को देखो 17Cl35, है ना। आप आओ ऑर्गन पे आओ, ऑर्गन थोड़ा अलग से लिख देता हूं। ऑर्गन देखो, ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन का होता है 18 ऑर्गन 40। फिर देखो इधर कैल्शियम को देखो आप, कैल्शियम, कैल्शियम अलग से लिख रहा हूं 20 कैल्शियम 40। बात समझ रहे? तो देखो मैंने जिन जिन के ऊपर ये चिन्ह बनाए हैं ना, जिन जिन को मैंने लिखा है, जैसे मैंने हाइड्रोजन को लिखा, मैंने हीलियम को लिखा, ठीक है, मैंने यहां पर कार्बन को लिखा, नाइट्रोजन को लिखा, ऑक्सीजन को लिखा, ये 3 हो गए। इधर जाओगे तो सोडियम, इधर जाओगे तो सिलिकॉन, इधर जाओगे तो सल्फर और क्लोरीन, और यहां पे अपना ऑर्गन और कैल्शियम। बात समझ रहे? तो मैंने आपको देखो कुछ कुछ लिखे हैं, है ना। सारे मैं नहीं कहता आप याद करो, पर कम से कम यार आपको ये जो मैंने अभी आपको टिक करके दे दिए हैं, आपको इनका परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए और आपको इनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक वेट भी याद होना चाहिए। आप देखिए तो एटॉमिक वेट अब मैंने सबका ऊपर लिख दिया है, सबका लिख दिया है। जैसे आप कहो सल्फर, तो देखो सल्फर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है S1632। अब तो पता चलता है ना कि 16 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, और 32 इसका एटॉमिक वेट है यानी कि परमाणु भार है। एटॉमिक नंबर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। एटॉमिक वेट का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो ऊपर लिखा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे लिखा है प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो अगर आपको किसी में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी, मैं कहूं कि यार सल्फर के अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो कर दो 32 - 16। मैं कहूं कि यार कैल्शियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, कर दो 40 - 20। मैं कहता हूं ऑर्गन के अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो कर दो 40 - 18। मैं कहता हूं कि कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, कर दो 12 - 6। तो न्यूट्रॉन भी पता चल गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपको पता ही थे। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों ये है हमारी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल, बहुत काम की, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर को भी मैं यही समाप्त कर रहा हूं। कारण है मैं चाहता हूं यार, कुछ लड़के हैं मैं उनको देखता हूं, आप लोग डेली मेरी क्लास में आते हो, जितने भी आते हो, तो यार मैं ये चाहता हूं कि कल आप इस टेबल को थोड़ा सा याद करके आए। जब आप इस टेबल को याद करके आएंगे तो मैं बताऊंगा कि इस टेबल का यूज कैसे करना है। तो प्लीज आप आज का जो पूरा समय है कल की अपनी क्लास तक का, इस बीच का समय जो है, कम से कम आप इन चीजों को याद करने में बिताइए, ताकि जब मैं आगे की कोई बात बोलूं तो फिर आपको समझ में आ सके। नहीं तो क्या होता है, ये प्रवचन से ज्यादा क्लास नहीं होती है। प्रवचन में क्या है, आप सुने, आपने वो बातें वहीं छोड़ दी और घर चले गए। क्लास का मतलब होता है आपने वहां से कुछ सीखा है, आप घर पे जाके उसको अप्लाई करते हैं और वापस आके सवाल पूछते हैं। उसके बिना देखो क्लास हो नहीं सकती है। तो प्लीज आप इसको एक बार पूरी टेबल को ढंग से याद करिए, खास करके मैंने जो ये स्पेशली आपको लिख के दिया है उन चीजों को। फिर मैं आपको बताऊंगा कल कि इसका यूज कैसे करना है। आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं, समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, जिसमें से काफी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।